नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे जंजाल, जो कि महाबली भोकाल की कॉमिक्स है। इस कॉमिक्स का पहला और दूसरा पार्ट ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज जा करके देखिए, तभी आपको आगे कहानी समझ में आएगी और इस कॉमिक्स में जितने भी कैरेक्टर हैं सभी को आप अच्छे से पहचान पाएंगे। दोस्तों इसके पहले पार्ट और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करेंगे। दोस्तों इसके पहले और दूसरे पार्ट को देखने के लिए इस वीडियो के आई बटन पे क्लिक करके इसके दोनों पार्टों को देख सकते हैं, या इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो वहां पे आपको भोकाल के कॉमिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप इसके दोनों पार्टों को भी देख सकते हैं और भी आपको वहां पे कॉमिक्स देखने को मिल जाएगी। तो चलिए इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जो जंजाल में भोकाल के सामने मौजूद थी। जिस समय मैं इस रास्ते से अंदर गया था तो ये चार भुजा शैतान पाषाण प्रतिमा के रूप में यहाँ खड़ा था, मगर जैसे ही मैं वापस लौटा हूं ये जीवित होकर मेरे सामने खड़ा है। यानी अब मैं इसे हटाए बिना आगे बढ़ने का कोई दूसरा रास्ता खोजने के लिए वापस नहीं लौट सकता। सर उफ। भोकाल के ठीक कान के पास से होकर गुजरा था चार भुजा शैतान का वार। भोकाल ने तुरंत ही संभला। उफ। मैंने ठीक समय पर उसके प्रहार को अपनी तलवार पर रोक लिया। अब मुझे तुरंत ही अपना वार भी कर देना चाहिए। ओह। वार करने की सोची तो भोकाल ने, लेकिन कर ना पाया क्योंकि उसे तुरंत ही चार भुजा के एक अन्य वार को अपनी तलवार पर रोकना पड़ा। उसकी चार भुजाएं विद्युत की सी तेजी से मुझ पर अलग अलग प्रहार कर रही है। ऐसे में उस पर वार करने का तो सवाल पैदा ही नहीं होता, क्योंकि मेरी तलवार तो उसके वारों से मेरा बचाव करने में लगी हुई है। बचाव करने के लिए मुझे ढाल का प्रयोग करना होगा। नहीं, मैं अपनी ढाल का प्रयोग नहीं कर सकता क्योंकि मेरा एक ही हाथ है और एक हाथ में या तो मैं तलवार थाम सकता हूं या ढाल। ढाल थामने के लिए अगर मैं दूसरे हाथ को मुक्त किया तो चार भुजा के साथ साथ वो भी मेरे लहू का प्यासा बन जाएगा। तो फिर मैं क्या करूं? तलवार का तलवार की तरह कैसे प्रयोग करूं कि शत्रु पर वार कर सकूं, और ढाल को कैसे प्रयोग करूं कि वो मेरा बचाव कर सके। एक प्रयोग आ रहा है समझ में, और उसके लिए मुझे पहले अपनी ढाल को नीचे फेंकना होगा, फिर उसे अपने पैरों में फंसाना होगा और फिर ये करना होगा। धड़ाक। भोकाल का वो बचाव का असाधारण तरीका था। उसी की बदौलत अब भोकाल दुश्मन के वारों से खुद को बचा भी सकता था और उसे मुंह तोड़ जवाब भी दे सकता था। खच। और जब भोकाल जैसा महारथी जवाब देने पर आता है तो उसके प्रतिद्वंदी उसके सामने ज्यादा देर तक कहां टिक पाते हैं। खच। चार भुजा भी नहीं टिक पाया। खच। अभी चार भुजा के प्राण फेंके उड़े। एक पल भी नहीं बीता था कि भोकाल का दूसरा हाथ भी सामान्य हो गया और तेज आवाज के साथ सामने वाले रास्ते की दीवार टूटकर गिर पड़ी। अब आगे बढ़ने का रास्ता सामने था, जिस पर तुरंत ही बढ़ गया भोकाल। आगे बढ़ते भोकाल ने शीघ्र ही अपने आप को एक बहुत ही विचित्र स्थान पर पाया। ओह, यहाँ तो चारों तरफ सैकड़ों दर्पण मौजूद हैं। इसका तात्पर्य इन्हीं दर्पणों में से आगे बढ़ने का रास्ता छिपा हुआ है, लेकिन किस दर्पण में? उसमें या इसमें? ओह ओह। भोकाल का उस दर्पण को छूना गजब हो गया। दर्पण से निकलकर भयानक शिकंजे ने भोकाल की गर्दन को जकड़ दिया और अब वो शिकंजा भोकाल को तेजी से उस दर्पण के अंदर खींच रहा था, और वो ऐसा कर भी लेता अगर भोकाल की तलवार ना चल गई होती। छड़ाक। उफ। भोकाल ने तुरंत ही उछलकर अपने आप को पीछे गिराया। उफ। सही समय पर मैंने अपने आप को बचा लिया।
नहीं तो उस दर्पण को छूना मेरे लिए ऐसी भूल सिद्ध होती जिसे मैं कभी नहीं सुधार सकता था। अब मुझे ध्यान रखना है कि मैं ऐसी भूल दोबारा ना दोहराऊं। ओह, ये क्या! जब मैं यहाँ आया हूं तो मेरा इस बात पर ध्यान ही नहीं गया कि यहाँ मौजूद किसी भी दर्पण में मेरा प्रतिबिंब ही नहीं दिख रहा, या शायद दिख रहा है। वो सामने मौजूद उस दर्पण में सैकड़ों दर्पणों में मेरा प्रतिबिंब मात्र एक ही दर्पण में दिख रहा है। इसका क्या मतलब है? एक ही मतलब हो सकता है इसका, और वो ये है कि इस दर्पण में छिपा हुआ है यहां से आगे बढ़ने का रास्ता। ओह, इस बार भी दर्पण के हाथ लगाने के बाद भोकाल हतप्रभ रह गया था, और कारण ये था कि इस बार दर्पण से खुद उसका ही प्रतिबिंब निकला था उसे समाप्त कर देने के लिए। उफ, ये तो मैं ही हूं जो दर्पण से निकलकर अपना ही शत्रु बन गया हूं। लेकिन मैं अपनी तलवार को दाएं हाथ में थामे हुए हूं और वो बाएं हाथ में। इसका तात्पर्य मुझे अपने आप को बचाने के लिए अपने से ही लड़ना होगा, और उसके लिए अच्छा यही है कि मैं अपने प्रतिरूप के हाथ में थमी तलवार छुड़ाऊं। ओह, मेरा प्रहार उसके बीच से ऐसे गुजर गया जैसे हवा के बीच से गुजरा हो। यही दशा मेरी तलवार की भी है। ज्वाला शक्ति से इसके शरीर को छीन भिन करता हूँ। ओह, ज्वाला शक्ति उस तक नहीं पहुंच पा रही है, यानी इस तिलिस्म की अन्य वस्तुएं और प्राणियों की तरह ज्वाला शक्ति इस पर भी प्रभावशाली नहीं है। उफ, इसके प्रहार तो मुझ पर जबरदस्त प्रभाव छोड़ रहे हैं, मेरे अंग भंग को हिलाए दे रहे हैं। इस उसकी तलवार मेरे शरीर को घाव का भंडार बना देने पर उतारू है। आह, क्या करूं क्या करूं दर्पण से निकले मेरे प्रतिबिंब रूपी इस शैतान का? वो सवाल भोकाल के मस्तिष्क के सभी तारों को झंकृत किए दे रहे थे, और प्रचंड प्रहार शरीर की एक एक नस को धड़ा। अचानक विदुषी कौंध गई भोकाल के मस्तिष्क में। यहाँ मौजूद सैकड़ों प्रतिबिंबों में मेरा प्रतिबिंब क्यों नहीं दिख रहा था, और एक ही दर्पण में प्रतिबिंब क्यों दिख रहा था? इस मुसीबत से छुटकारा पाने का एक रास्ता मुझे मिल गया, परंतु वो बाद में। पहले मुझे इन दर्पणों के पीछे जाकर यह देखना होगा कि मैं जो समझा हूं गलत है या सही। मेरा सोचना एकदम सही है। यहाँ मौजूद सैकड़ों दर्पण में मात्र इस दर्पण में मेरा प्रतिबिंब इसलिए दिखा क्योंकि दर्पण के पीछे प्रतिबिंब दिखाने वाली जो परत होती है वो मात्र इसी दर्पण के पीछे है। बस यही प्रतिबिंब उत्पन्न करने वाला है। और जब मेरा प्रतिबिंब इस दर्पण के पीछे मौजूद चमकीली पदार्थ की उत्पत्ति है तो निश्चय ही उसे समाप्त करने का साधन भी यही होगा। पहले इस चमकीली पदार्थ को दर्पण से खुरस देता हूं, फिर देखता हूं क्या होता है। तेजी से चले भोकाल के हाथों ने दर्पण के पीछे लगा चमकीला पदार्थ खुरस दिया। इसी के साथ हवा में घुलता चला गया भोकाल का प्रतिबिंब। अगले ही क्षण छलांग, वो दर्पण किरच होकर बिखर गया और सामने नजर आने लगा आगे बढ़ता वो रास्ता। भोकाल उस पर आगे बढ़ गया और जल्दी उस मंजिल पर जा पहुंचा जिसके लिए वो वहां आया था। वो सामने मौजूद है ऋषि चालुक्य का वो परिवार जिसे लेने मैं यहाँ आया हूँ। मुझे उन्हें लेकर तुरंत ही यहाँ से निकल जाना चाहिए। खटाक! ओह, ये पीछे क्या हुआ? ओह, जिस रास्ते से मैं अंदर आया हूँ वो बंद हो गया, यानी ऋषि चालुक्य के परिवारजनों को लेकर यहाँ से निकलने के लिए मुझे एक बार फिर रास्ते की खोज करनी होगी। अब क्या हुआ पीछे? उस आवाज को सुनकर पीछे पलटा जो भोकाल तो भग से उड़कर रह गया उसका मस्तिष्क।
उसकी फटी फटी आंखें इस बात की घोतक थी कि वो इस बात का निर्णय नहीं कर पा रहा था कि उसके सामने सच था या सपना। लेकिन घोड़े के कंठ में घुसते ठाके बता रहे थे, वो खूब जानता था भोकाल के सामने मौजूद थी मौत। जंजाल के अंतिम चरण में पहुंचे हुए भोकाल को मौत के सिवा कुछ नहीं मिल सकता। वो जो यमदूत मौजूद है वे भोकाल के प्राणों को अपने साथ लेकर ही जाएंगे। जंजाल का अंतिम चरण भोकाल के जीवन का भी अंतिम चरण होगा। और जैसे ही भोकाल के जीवन की यह लीला समाप्त होगी वैसे ही मेरा प्रतिशोध पूरा हो जाएगा। मेरे उन तीनों बेटों की आत्माओं की शांति मिल जाएगी। भोकाल के कारण जिनकी अर्थी को मुझे कंधा देना पड़ा, जिनकी चिताएं को आग मुझे दिखानी पड़ी। कुणी की आंखों से बरसते शोले इसका स्पष्ट प्रमाण दे रहे थे कि वो जल्दी से जल्दी उस भोकाल की लाश देखने को बेताब था जो इस समय सचमुच यमदूतों के सामने मौजूद था। उफ, ऋषि चालुक्य का समस्त परिवार एकाएक राक्षसी परिवार में बदल गया और अब ये सब मुझे भी नोच डालने को आतुर हैं। छोटे बड़े सभी बेहद खुखार और भयंकर हैं। क्या ये राक्षस भी तिलिस्म का ही अंग है? उफ ओह, ये क्या? तभी भोकाल को नजर आई वो आश्चर्यजनक चीज जिसे देखकर उसके मस्तिष्क की जड़ें तक हिल उठी। ओह ओह, लेकिन भोकाल ये भूल गया था कि वो शरीर की जड़ों को भी हिला देने वाले मौजूद थे और उनको अवसर मिलने का अर्थ था अपनी सांसों को अपने ही हाथों मौत के हवाले करना। और भोकाल उन्हें अवसर देने की गलती कर चुका था, इसलिए उसके यह दशा होनी थी। खच खच, ओह! उछलकर दूर जा गिरे भोकाल के शरीर को देखकर बच्चा भी समझ सकता था कि अब भोकाल के शरीर में ना ताकत बची है और ना प्राण। इसी के साथ गुनी के कंठ से निकला बुलंद ठहाका। मेरे मस्तिष्क से वो संपर्क टूट गया जो भोकाल की सांसों के डोर से जुड़ा हुआ था, और उन संपर्क के टूटने का एक ही अर्थ है, भोकाल की सांसों की डोर टूट गई। भोकाल मारा गया। रानी मोहिनी, मेरी बुद्धि की जंजाल में फंसकर भोकाल मारा गया। अब विकास नगर पर मेरा राज होगा। तुम्हारी और विकास नगर वासियों की व्यवस्था है कि तुम सबको मेरी अधीनता स्वीकार करनी होगी, क्योंकि जो ऐसा नहीं करेगा उसे इस मनी से संचालित होने वाली भयानक वेलों का सामना करना पड़ेगा। ओह, नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि भयानक वेलों को संचालित करने वाली इस मनी को तुम्हारे हाथों में नहीं रहने देगा भोकाल। भोकाल तुम भोकाल नहीं हो सकते। भोकाल तो जंजाल में मारा गया है। मेरे मानसिक संपर्कों ने मुझे स्वयं ये बताया है। बुद्धि का जाल मात्र तुम ही फेंकना नहीं जानते गुणी, भोकाल भी जानता है। उसी जाल को फेंककर मैंने तुम्हारे मस्तिष्क से जुड़े तुम्हारे मानसिक संपर्क को तोड़ा, जिसका आभास मुझे उस समय हुआ जब जंजाल के अंतिम चरण में मुझे तुम्हारी चोटी के ये कटे हुए केस मिले, जिन्हें मैंने स्वयं अपने हाथों से काटा था। इसका एक ही अर्थ था, ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। बस फिर मुझे यह समझ लेने में देर नहीं लगी कि तुम मेरा अंत देखने के लिए उत्सुक हो, और ये समझते ही मेरे शरीर में एक नई शक्ति का संचार हो गया। मैंने ठान लिया कि मैं तुम्हारे षड्यंत्र को कदापि सफल नहीं होने दूंगा। मैं अपनी सारी शक्ति संजोकर उठा और इन तीनों राक्षसों पर टूट पड़ा। जल्दी सफलता मेरे हाथ लगी और मैं इन तीनों राक्षसों को मारकर एवं उनके मरने के पश्चात खुले रास्ते से होकर तुम्हारा और तुम्हारे नरभक्षी बेलों का आतंक समाप्त करने यहाँ पहुंचा है। और अब मैंने तुम्हारे हाथों से मणि को छुड़ा दिया है।
तो मैं अपने उद्देश्य में सफल हो गया हूं। बेफर पड़ा गुणिक, ऐसा ही हुआ, ऐसा नहीं हुआ भोकाल, क्योंकि मणि के मेरे हाथों से निकल जाने से मात नरभक्षी बेलों से मेरा नियंत्रण समाप्त हुआ। उनका आतंक नहीं देखा, देख वो तो पागलों की तरह अपना आतंक मचा रही हैं। वैसे अब मैं तुझे एक बात और बता देता हूं, अब मेरे रक्त से इन बेलों को कोई हानि नहीं पहुंचने वाली, क्योंकि ऐसा तभी हो रहा था जब मणि मेरे हाथ में थी। मणि गई तो मेरे रक्त से वो प्रभाव भी गया। लेकिन चिंतित होने की बात नहीं है भोकाल। इन सब के पश्चात भी इन नरभक्षी बेलों को समाप्त करने का एक उपाय मेरे पास है, लेकिन उसे बताने की मेरी एक ही शर्त है, तेरी मौत। अरे अब तू शर्त रखने की स्थिति में नहीं है दुष्ट। आह, तो तू मुझे इन नरभक्षी बेलों के बीच फेंककर मेरा हित करना चाहता है? ऐसा नहीं होगा। मेरा आदेश मानने वाली ये बेलें अभी मुझे छोड़कर तुझे अपना शिकार बनाएगी। उफ, नहीं बनाएगी, क्योंकि जिस मणि के बल पर ये बेल तेरा आदेश मानती है वो तेरे हाथों में नहीं। अब तू इनका शिकार बन। भोकाल की बात खत्म होने के साथ ही गुणी की चीखों से वातावरण गूंजने लगा। और गुणी की भी चीखें धीरे धीरे बढ़ती ही चली जा रही थी। ये तुम क्या कह रहे हो भोकाल? अगर गुणिक समाप्त हो गया, उसके साथ साथ विकास नगर को बचाने का भी उपाय भी समाप्त हो जाएगा। उसे बचाओ। नहीं, उसे कोई नहीं बचाएगा महारानी। विकास नगर का जो भी होगा गुणिक के बाद ही होगा। वह विकास नगर की तबाही अपनी आंखों से नहीं देख पाएगा। भोकाल के शब्दों और चेहरे पर इस समय जो भाव थे उसने थर्रा कर रख दिया था गुणिक को। दयनीय स्वर में चीख पड़ा था वो, मुझे नहीं देखनी विकास नगर की तबाही। मुझे बचाओ भोकाल। मैं तुम्हें इन नरभक्षी बेलों को समाप्त करने का उपाय बताता हूँ। उस मणि को तोड़ दो। उसके नष्ट होते ही सारी नरभक्षी बेलें स्वयं ही नष्ट हो जाएंगी। ओह, जल्दी कर, जल्दी से उस मणि को नष्ट कर, वरना ये बेलें मुझे मार डालेगी। ओह, आपकी अज्ञाशीर आंखों पर ये लीजिए, मैंने मणि नष्ट कर दिया। कड़ाक! मणि के नष्ट होने का असर तुरंत ही हुआ। बेलें तेजी से नष्ट होने लगी। गुणिक जैसे ही बेलों से आजाद हुआ, सैनिकों ने उसे कैद कर दिया। जाकर बंदीगिरी की शोभा बढ़ाओ। जा रहा हूं भोकाल, लेकिन गुणिक और उसके बुद्धि को बंदीगिरी की दीवारें अधिक दिनों तक कैद नहीं रख सकती। तुझसे प्रतिशोध लेने मैं शीघ्र ही लौटूंगा। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। मिलेंगे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना, और इसकी जहां जरूरत हो वहां शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।